नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है बिहार एसएससी सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 3। सेलेक्ट कर लें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वह किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो वह जो है नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन समिति के? नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब यहाँ पर बात है कि समिति लोकसभा में अलग अलग समितियों का गठन किया जाता है। तो वह समिति का काम क्या होता है? तो वह समिति का काम होता है कि संसद के जो विधायी कार्य होते हैं, संसद के जो विधायी कार्य होते हैं, उन विधायी कार्यों को संपन्न कराने के लिए जो है लोकसभा में जो है और राज्यसभा में अलग अलग समितियों का गठन किया जाता है, ठीक है। संसद के जो विधायी कार्य हैं, उन विधायी कार्यों को संपन्न कराने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया जाता है। उसी के तहत अनेक तरह की समितियों का गठन होता है। अस्थाई समिति होता है और अस्थाई समिति होता है, ठीक है। तो उन्हीं समितियों में अलग अलग समिति, जैसे एक है प्राक्कलन समिति, एक है लोक लेखा समिति, एक है विशेषाधिकार समिति, एक है नियम समिति, ठीक है। तो यहां पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ही उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। पदेन अध्यक्ष कहने का मतलब कि जिस समिति का गठन हुआ उसी के वह लोकसभा अध्यक्ष जो है अध्यक्ष होंगे। तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नियम समिति हो जाएगा। नियम समिति जो होता है यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग गठित होता है। जब लोकसभा की बात की जाएगी, यह जो नियम समिति है यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में गठित होता है। कौन किस में होता है? लोकसभा और राज्यसभा सभी में गठित होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब लोकसभा में गठित होगा, जब लोकसभा में गठित होगा, किसमें? लोकसभा में गठित होगा, तब इसके टोटल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। और जब यह नियम समिति जो है राज्यसभा में गठित होगी, किस समय? राज्यसभा में गठित होगी, तब उसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 16। दोनों सदनों में अलग अलग गठित होता है नियम समिति, लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग। तो लोकसभा की जब गठन होगा तो 15 होगा और अध्यक्ष कौन होंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा में 16 होंगे, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन हो जाएगा? सभापति, क्योंकि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सभापति होते उसके पदेन अध्यक्ष, ठीक है। तो राज्यसभा में सभापति। तो यह था नियम समिति। अब है प्राक्कलन समिति। तो एक पहला ऑप्शन में क्या है? प्राक्कलन समिति। देखिए प्राक्कलन समिति क्या होता है। प्राक्कलन समिति जो होता है इसमें यह लोकसभा में गठित होता है। कहां गठित होता है? लोकसभा में गठित होता है। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वह 30 होती है। ये प्राक्कलन समिति जो होती है, जो जितने भी समितियों का गठन होता है, उन समितियों में सबसे बड़ी समिति जो होती है वह कौन सी होती है? प्राक्कलन समिति होती है। इस समिति में जो है इसका कार्य क्या है? प्राक्कलन समिति का कार्य है कि यह समिति का गठन कब होता है? तो जब बजट की प्रस्तुति होती है, जब बजट होता है ना, फरवरी माह के महीने में बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो जब बजट की प्रस्तुति होती है उसके बाद जो है किस समिति का गठन किया जाता है? प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। और यह सबसे बड़ी समिति होती है और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है?
30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। इसका सबसे पहली बार जो गठन है वह कब किया गया? 1950 में गठित किया गया सबसे पहली बार, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ तब, ठीक है। इसके बाद सी ऑप्शन में है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कहने का मतलब है पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है इसका गठन जो है लोकसभा में होता है, और यह जो है क्या कार्य करती है कि जैसे किसी मद में किसी योजना पर जो कितना व्यय हो रहा है उस व्यय का आकलन जो है उसका जांच जो है वह कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति करती है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष के नेता होते हैं, यानी विपक्षियों के सदस्यों में से ही किसी को लोक लेखा समिति का क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन यह अध्यक्ष जो बनाने की, पक्ष के जो सदस्यों की बनाने की जो परंपरा है वह जो है, देखिए 1921 में पहली बार इस समिति का गठन किया गया। किसका? लोक लेखा समिति का पहली बार गठन कब हुआ? 1921 में। तब इस समिति के अध्यक्ष जो है सत्ता पक्ष के लोग ही होते थे, या सरकार जिसको नियुक्त करती थी वो होते थे। लेकिन 1967 ईस्वी में जो है इसको चेंज कर दिया गया, और 1967 ईस्वी से जो परंपरा आ रही है कि विपक्ष में से किसी एक को जो है इसका अध्यक्ष बनाया जाए। किसका? लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा। और इसका कार्य मैंने बताया, क्या कार्य क्या है? इसका कार्य है जो मद में जो व्यय होता है उस व्यय को, या किसी योजना जो होती है उस योजना में जो व्यय होता है उसको जांच करना, ठीक है। उसके बाद है कौन सा? विशेषाधिकार समिति। तो विशेषाधिकार समिति क्या होती है? यह समिति भी जिस प्रकार जो है नियम समिति होती है, नियम समिति का गठन लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग होता है, उसी प्रकार विशेषाधिकार समिति जो होती है इसका भी गठन लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग होता है। और विशेषाधिकार नाम ही है, तो संसद के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के विशेष अधिकार की रक्षा के लिए जो है उनकी किस समिति का गठन किया जाता है? विशेषाधिकार समिति का गठन किया जाता है। इसमें विशेषाधिकार समिति में 15, जब लोकसभा में गठित होगा तो 15 सदस्य होंगे लोकसभा से, और राज्यसभा में जब यही गठित होगा तो 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर है, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो मैंने पिछली डिस्कशन में भी बताया है, पिछले जो सेट चले हैं उसके डिस्कशन में बताया है कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए, चाहे वह राज्य की बात हो केंद्र की बात हो, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए जो है क्या होना चाहिए? उसे लोकसभा या केंद्र की जब बात की जाए तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। और उसी प्रकार अगर विधानमंडल राज्यों में बात की जाए, विधानमंडल में, तो विधानमंडल में या तो उसे मंत्री परिषद का सदस्य वही हो सकता है, या तो वह विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो। ये पीछे वाले सेट में एक प्रश्न आया था कि अगर कोई सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य है और सदन में किसी भी सदस्य का सदन में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तब उसे कितने दिनों के अंदर जो है मंत्री सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? तो उसका आंसर क्या हुआ था? 6 माह हुआ था। तो यहां पर पूछा जा रहा है क्या, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? संसद का सदस्य। क्या आंसर हो जाएगा? संसद का सदस्य हो जाएगा, संसद का सदस्य, ठीक है। अब देखिए याद हो जाना चाहिए, मैंने पीछे में भी जो है आर्टिकल याद बताया था और फिर आज बताऊंगा और आगे भी बताते रहूंगा, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। संसद जो है, संसद का गठन किस आर्टिकल से होता है? मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो इसका गठन जो है आर्टिकल 79 से। कितना से? संसद का गठन होता है आर्टिकल 79 से। लोकसभा के बारे में किससे है? राज्यसभा के बारे में किसमें है? आर्टिकल 80 में। लोकसभा के बारे में 81 में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 81, उसके बाद आर्टिकल 81 के बाद कौन आया था? आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 क्या है? अवधि होता है। जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके अवधि जो है वह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 82। आर्टिकल 83 में क्या है? आर्टिकल 83 में है योग्यता, यानी कि पद पे ग्रहण करने के लिए उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, ठीक है।
83। उसके उसके बाद है क्या, 83 हो गया योग्यता, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 क्या है, आर्टिकल 84 मैंने बताया था, सत्र का शुरुआत होना, सत्र का अवसान होना, विघटन होना, यह सब कितने नंबर आर्टिकल में है, आर्टिकल 84 85 में है, ठीक है। आर्टिकल 80 79 80 81 82 83 नहीं 84 है। आर्टिकल 82 अवधि, आर्टिकल 83 नहीं, आर्टिकल 84 हो गया योग्यता, आर्टिकल 85 हो गया सत्र का अवसान विघटन, ठीक है 85 में। उसके बाद जो है आर्टिकल क्या कहते हैं 89 और 93, ये भी याद कर लीजिए, आज एक्स्ट्रा बता रहे हैं। आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 जो होगा यह क्या है, आर्टिकल 89 है जो संसद के लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनके संबंध में प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 89 में। और आर्टिकल 93 है जिसमें राज्यसभा के लिए है, और 93 जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, और 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का। तो इसका आंसर इसमें कौन हो जाएगा, संसद का सदस्य था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, देखिए 3 नंबर क्या कहता है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है। देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। देखिए 1909 का जो एक्ट है, 1909 का जो एक्ट है इसे क्या कहते हैं हम लोग, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है। अब देखिए मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में जो आया था, इसमें सबसे बड़ी बात क्या था, इसमें सांप्रदायिकता को जो है बढ़ावा दिया गया, यानी हिंदू मुस्लिम इन लोगों के लिए अलग अलग सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, किससे, 1909 के एक्ट से, ठीक। तो इसीलिए सांप्रदायिकता का जनक किसको कहते हैं, मिंटो को कहते हैं। किसको कहते हैं सांप्रदायिकता के जनक, मिंटो को। मार्ले कौन थे, मार्ले थे राज्य सचिव थे भारत के, और मिंटो कौन थे, वायसराय थे। तो 1909 का एक्ट जो है यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बताता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और सांप्रदायिकता के जनक मैंने बताया किसको कहा जाता है, मिंटो को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है हिंदू और मुस्लिमों के लिए जो है अलग अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की थी, और इसी के तहत जो है फूट डालो और राज करो की शासन की नीति जो है क्या हुआ, लागू हुआ, ठीक है। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन है द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। क्या ऑप्शन है, द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, दोहरी शासन व्यवस्था। तो द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे, पता है, द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता जो है लियोनेल कार्टिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लियोनेल कार्टिस। लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। और यह जो द्वैध शासन प्रणाली है यह 1909 के बाद कौन सा एक्ट आता है, 1919 का एक्ट, ठीक है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट अधिनियम, ठीक है। इस एक्ट में सांप्रदायिकता को और ज्यादा कर दिया गया था, और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में से जो है केंद्र में द्वैध शासन क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। तो द्वैध शासन प्रणाली हो गया, ठीक है। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कहने का मतलब क्या होता है, संघीय व्यवस्था कहने का मतलब होता है कि सत्ता का जो अधिकार है, ठीक है, वह केंद्र के पास ज्यादा होगा और राज्यों के पास कम होगा। अधिकार होगा लेकिन राज्यों के पास कम होगा, और राज्य केंद्र पर क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। यह संघीय व्यवस्था है, ठीक है। और संघीय व्यवस्था संविधान में कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। देखिए युद्ध एवं भारत पर आक्रमण की स्थिति में जो है यह जो है इसका घोषणा कौन कर सकता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है।
किस आर्टिकल से करते हैं? आर्टिकल 352। राष्ट्रपति को जो है तीन तीन तरह का आर्टिकल है ना, आर्टिकल 352 है, 356 है, 360 है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं उसको। किसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 से लागू होता है। और यह किस आधार पर लागू होता है? युद्ध अथवा भारत पर बाह्य आक्रमण होने की स्थिति में जो है राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल लागू करते हैं। यह युद्ध और बाह्य आक्रमण जो है यह 44वां संविधान संशोधन, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1968 के द्वारा जो है, सॉरी 1978 के द्वारा जो है इसे लागू किया गया था। आप युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषणा करना। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति। 352 जैसे मैंने बताया राष्ट्रीय आपातकाल, उसी प्रकार 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन है। उसके बाद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू हमारे देश में नहीं हुआ, राष्ट्रपति शासन तो लागू बहुत बार हो चुका है। और राष्ट्रीय आपातकाल अब तक जो है 3 बार लागू हो चुका है। पहली बार जो है भारत चाइना वार जो 1962 में हुआ था उस समय, दूसरी बार जो है भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 71 में, और उसके बाद फिर 1974 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लागू किया गया था, जो हमेशा चर्चा में बना रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, अब यहां पर देखिए संसद, संसद के बारे में अभी हमने बताया। संसद का गठन किस आर्टिकल से होता है? 79 से होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बारे में जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है प्रधानमंत्री के बारे में? आर्टिकल 74 में। किसमें? 74 में। 74 का 1 और 74 का 2। ठीक है, इसमें नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्या है? किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? देखिए यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह यह कह रहा है कि संसद की कार्रवाई चल रही है, उसमें किसी विषय पे चर्चा चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसी समय जनता के संबंध में अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसमें चर्चा होना आवश्यक है, वैसी स्थिति में कौन सा प्रस्ताव लाकर जो है जो पहले से चर्चा चल रही थी उसको रोक कर जो है नया जो जनता से संबंधित अविलंब मामला है, यानी उसमें विलंब करने का कोई गुंजाइश नहीं है, उस पर चर्चा की जाए, उसके लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो उसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्या कौन सा प्रस्ताव कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव कहने का मतलब क्या? कि जो कार्य, जो चर्चा चल रही थी, संसद की कार्रवाई जो चल रही थी उसमें जिस विषय पे, उसको रोका जाए और रोक कर जो है स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से रोक के उस पर जन महत्व का जो विषय है उस पर चर्चा की जाए। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है कटौती प्रस्ताव। ठीक है, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव जो है यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, एक होता है नीतिगत, ठीक है, एक होता है टोकन, एक होता है आर्थिक। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? नीतिगत, अर्थगत और टोकन। ठीक है, नीतिगत कटौती क्या होता है कि जो किसी मद में जो राशि है, ठीक है, उसमें 1 रुपये की कटौती की बात की जाती है। मान लीजिए अगर 100 रुपये का बजट पास हुआ है, बिल पास हुआ है किसी विषय के संबंध में, तो उसमें 1 रुपये की कटौती जो है नीतिगत कटौती कहलाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपया से मतलब नहीं, अगर यह कटौती प्रस्ताव अगर पास हो जाता है सदन में, तब क्या होगा कि सरकार गिर जाएगी। ठीक है, यानी कि सरकार के पास विश्वास नहीं है तभी ना यह विधेयक पास हो गया नीतिगत कटौती वाला। तो इसीलिए जो है सरकार का अविश्वास हो जाता है अगर यह पास हो जाए तो। ठीक है, उसी प्रकार अर्थगत जो है, कौन सा? अर्थगत जो है, अर्थगत में 100 रुपये की कटौती की मांग की जाती है मद से। और टोकन जो होता है, टोकन कटौती जो होता है, इसमें जो है क्या होता है कि जो राशि जितनी मांगी गई है उसमें
कट करने का, यानी कि उसमें से कुछ राशि घटाने की जब बात की जाएगी तब उसे टोकन कटौती कहते हैं। यह टोकन कटौती था, लेकिन इसका आंसर कौन सा था? स्थगन प्रस्ताव था। यह स्थगन प्रस्ताव भी क्या होता है कि प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है। ठीक है, प्रश्नकाल के बाद शाम के 4 बजे से यह शुरू होता है। कब? शाम 4 बजे से यह शुरू होता है। ये सभी परीक्षा में पूछता है कि स्थगन प्रस्ताव कितने बजे से शुरू होता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? और सबसे बड़ी बात, स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए जो है कम से कम सदन के 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, तभी आप स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उठे पठे कोई भी लाके दे दे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव में भी यही है, कम से कम अभी सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों द्वारा जो है वह हस्ताक्षरित समर्थित होना चाहिए, तभी आप सदन में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद जो है क्या होता है, अगर पास हो गया तब जो है क्या होता है, सरकार गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू थे पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? सबको पता है, पोरबंदर, गुजरात। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, जो गुजरात में है। 2 अक्टूबर आने वाला है, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? मोहनदास। ठीक है, और माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम, था पुतलीबाई। ठीक है, और पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में, इसका आंसर। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है इन्हें हत्या कर दी गई थी। और इनके मुख से अंतिम शब्द कौन सा निकला था? हे राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? देखिए, सूर्य मंदिर जो है कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के कोणार्क में, कोणार्क में सूर्य मंदिर बहुत फेमस है, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, अपने बिहार में भी एक सूर्य मंदिर है जो प्रसिद्ध है, कहाँ है? देव, औरंगाबाद में है। ठीक है, अब देखिए, उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोहन मांझी। क्या नाम है उनका? मोहन मांझी, मांझी नहीं, मांझी। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान, यहाँ के मुख्य सीएम का नाम क्या है? भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा। राजस्थानी जयपुर, पिंक सिटी। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद। सीएम कौन है इसके आंध्र प्रदेश के? चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। तमिलनाडु, चेन्नई, सीएम के स्टालिन। सब याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1937 में पहली बार किस गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो पहली बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है फैजपुर में हुआ था। कहां हुआ था? फैजपुर। फैजपुर कहां पड़ता है? बंगाल में। कहां पड़ता है? बंगाल में। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, गया में जो अध्यक्ष हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। उसके बाद गया वाला हुआ कब था? 1922 में हुआ था। ठीक है, एक और ऑप्शन क्या है? गोरखपुर और चंपारण, यहाँ पर नहीं हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो जानने वाली बात है कि देखिए, जब कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है, तो कांग्रेस का गठन के बाद जो है इसके प्रत्येक वर्ष जो है एक अधिवेशन होता था, आज भी होता है। ठीक है, तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। और इसके जो है क्या कहते हैं, जो अध्यक्षता किया था उनका नाम 1885 ईस्वी में। पहला कब हुआ था? फर्स्ट जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? WC बनर्जी। कौन किए थे? WC बनर्जी। ठीक है,
दूसरा जो है 1886 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसका किया था। किसने किया था? दूसरा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद 86 में, उसके बाद 1887 में तीसरा, और चौथा जो है 1888 में। पहला हुआ बंबई में, दूसरा हुआ कलकत्ता में, ठीक है। तीनों प्रेसिडेंसी में, 3 प्रेसिडेंसी था ना, बंबई था, कलकत्ता था और मद्रास था, ठीक है। तो तीसरा कहां हो जाएगा? मद्रास में, मद्रास में। और चौथा जो है इलाहाबाद में हुआ था, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता चौथा का किसने किया था? जॉर्ज यूले। और तीसरा का अध्यक्षता किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चीज है। देखिए, पहला जो किया वह एक हिंदू थे, दूसरा जो किए दादा भाई नौरोजी पारसी थे, तीसरा जो हुआ बदरुद्दीन तैयब जी एक मुस्लिम थे, और चौथा जो हुआ वह जॉर्ज यूले एक अंग्रेज के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा 85, 86, 87, 88 यह बताए हैं, आगे बताएंगे। उसके अलावा और कौन सा बताएं? फैजपुर बताएं, और उसके बाद गया बताएं, ठीक है। फैजपुर में कब हुआ था? तो 1937 में। गया कब हुआ था? 1922 में। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया? खाने खाना जो है यह बैरम खां को सम्मानित किया गया। बैरम खां, देखिए बैरम खां कौन था? बैरम खां जो है यह अकबर का संरक्षण करने वाला था। कौन था? जब अकबर बचपन में जो था, यही बैरम खां इसको क्या किया था? संरक्षण किया था। और अकबर जब राज्याभिषेक किया था तो उस समय उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि के साथ जो है अकबर अपना राज्याभिषेक कराया था। और यहाँ पर खाने खाना किसको कहा जाता है? बैरम खां को। इसके अलावा इसमें शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी एक ऑप्शन में है, शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी जो है शेर शाह उपाधि था, इसका वास्तविक नाम जो था वह फरीद खां था, ठीक है। क्या नाम था? फरीद खां। यही शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, ठीक है, रोहतास में, ठीक। उसके अलावा इसमें एक और है हुमायूं। हुमायूं जो है, हुमायूं बाबर के बाद क्या है? हुमायूं है। तो हुमायूं, हुमायूं के साथ जो है बहुत सारा युद्ध होता है, वो सब आगे बताएंगे। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर, बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? देखिए, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जो है जुआन जांग रहा था। कौन रहा था? जुआन जांग। उस समय जो है अलग 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 देशों के लोग जो है आकर यहाँ पर जो है अध्ययन करते थे। उसी में से एक विजयवाड़ा में जो रहा था चीनी विद्वान, उसका नाम क्या था? जुआन जंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता सेना संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? देखिए, गोली मार ली थी प्रयागराज, इलाहाबाद। इसका आंसर कौन होगा? इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद जो है किस पार्क में? आजाद पार्क में। कौन सा पार्क में? आजाद पार्क, आजाद पार्क। आजाद पार्क में इन्होंने, ये जो है अंग्रेज पुलिसकर्मी जो है इन्हें घेर लिए थे, इसी के कारण जो है यह जो है आजाद पार्क में इन्होंने अपने गोली मार ली थी। कब? 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में, ठीक है। या इनका कथन था कि हम जो है गिरफ्तार नहीं होंगे, अपने आप को खत्म कर लेंगे लेकिन गिरफ्तार नहीं होंगे। इन्होंने जो है 1925 ईस्वी में, जब देखिए ये लोग भी कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जब असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, उस असहयोग आंदोलन जब गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था, इसके कारण यह क्षुब्ध होकर जो है इन्होंने अलग अलग चीज का स्थापना किया। तो उसी में से एक था क्या? HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है ना। उसके अलावा जो है इन्होंने जब असहयोग आंदोलन वापस हो गया था तो 1925 ईस्वी में जो है क्या हुआ था? गठन किए थे, सॉरी 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर जो है काकोरी कांड का अंजाम दिए थे। कौन? चंद्रशेखर आजाद।
पॉज कर दीजिए, ऑफ हो गया। ऑफ कीजिए ना।